हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 18 से 21 जुलाई का करंट अफेयर जो है एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। जो भी हम लोग करंट अफेयर्स के आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको फ्री पीडीएफ के फॉर्म में आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ठीक है, ये पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इसका यूजर लिंक दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये step_2_सक्सेस। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप ये क्वेश्चंस की सारी पीडीएफ्स ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन भी इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आप इसी टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू वो मंथली मैगजीन की पीडीएफ्स भी वहां से ले सकते हैं। ये सारा कुछ स्टफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी की अभी एक परीक्षा आने वाली है, जूनियर असिस्टेंट की, कनिष्ठ सहायक की। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोगों ने कंप्यूटर, उसमें एक टॉपिक है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस भी हम लोग रिलीज कर रहे हैं। एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, जल्दी ही दूसरा वीडियो भी आने वाला है, वो वीडियोस भी आप वहां से देख सकते हैं। और वो भी उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी पीडीएफ के फॉर्म में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो सारा स्टफ जो है वो अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश औपचारिक रूप से ट्रांस पैसिफिक व्यापार ब्लॉक में शामिल हो गया है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, यूएई और चीन। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन बी है, यूनाइटेड किंगडम जो है वो हाल में ट्रांस पैसिफिक व्यापार ब्लॉक में शामिल हुआ है। ठीक है, ये वर्ष 2018 के बाद इस ब्लॉक में शामिल होने वाला क्या है, पहला यूरोपीय देश है। लास्ट जो एडिशन हुआ था इस ट्रांस पैसिफिक ब्लॉक में वो 2018 में हुआ था। उसके बाद अब 2023 में यूनाइटेड किंगडम इसमें जुड़ा हुआ है। बाकी ये जो CPTPP है, ये ट्रांस पैसिफिक का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, देशों को निर्यात किए जाने वाले यूके के 99% से अधिक मौजूदा वस्तुएं जो हैं वो शून्य टैरिफ के लिए पात्र हो जाएंगे। इन पर अब किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में जो इसका फुल फॉर्म है, ये CPTPP जो है, ये है इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव, ठीक है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगति समझौते में जो है वो कनाडा, मेक्सिको, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, सिंगापुर और मलेशिया सहित अन्य देश शामिल है, इसके मेंबर्स हैं। बाकी ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व को मुकाबला करने के लिए 2018 में इंडो पैसिफिक व्यापार ब्लॉक का गठन किया गया था। वर्ष 2018 में इस ब्लॉक का गठन किया गया था और चीनी प्रभुत्व से मुकाबला करने के लिए इसका गठन किया हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल में भूमि सम्मान 2023 दिया गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है आदिवासियों का भूमि अधिकार, भूमि विवाद निपटान कार्यक्रम, लैंड रिकॉर्ड्स का आधुनिकीकरण और सरकारी भूमि का सही प्रयोग। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं, भूमि अभिलेख हैं, इनके आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन के लिए ये पुरस्कार जो है दिया गया है, भूमि सम्मान पुरस्कार 2023। ठीक है, ये जो पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके द्वारा नई दिल्ली में भूमि सम्मान 2023 दिए जाएंगे। भूमि सम्मान में 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को उनकी टीमों के साथ प्रदान किया जाएगा। डिजिटल इंडिया जो है वो लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम के मुख्य घटकों की संतृप्ति प्राप्त करने में उत्कृष्ट हासिल की है। भूमि संसाधन विभाग ने पूरे भारत में 94% डिजिटलीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। जो लैंड जो रिसोर्स जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, भूमि संसाधन विभाग जो है, इसने पूरे भारत के करीब 94% जो है लैंड रिकॉर्ड्स क्या कर लिए हैं, डिजिटाइज कर लिए हैं। एक भूमि रिकॉर्ड के साथ प्रॉब्लम आती है घोस्ट प्रॉपर्टीज की, जिसमें पता नहीं होता है कि संपत्ति पर मालिकाना हक किसका है। तो इसका डिजिटलीकरण जब हो जाएगा सारे रिकॉर्ड्स का, और उसके बाद से इनको जब सर्वे से जोड़ दिया जाएगा ड्रोन सर्वे के थ्रू, तो ये जो घोस्ट प्रॉपर्टीज की समस्या है ये काफी हद तक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और माफिया राज वगैरह का जो चलता रहता है कि माफिया भूमि पर कब्जा कर लेते हैं या कुछ करते हैं, उससे भी क्या कर सकती है सरकार, निजात पा सकती है। बाकी इसका जो लक्ष्य है वो 31 मार्च 2024 तक भारत के सभी जिलों में भूमि रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण के मुख्य घटकों की 100% संतृप्ति प्राप्त करना है। 100% लैंड रिकॉर्ड्स को क्या करना है, डिजिटाइज करना है, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, ये सम्मान के बारे में हो गया है।
ठीक। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में शीर्ष संस्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? ये रिपोर्ट 2022 के डेटा पे है और ये निर्यात तैयारी सूचकांक का तीसरा संस्करण है। ठीक है, तो किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और तमिलनाडु। इसमें ऑप्शन आपका 2 बार लग गया है, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन होना चाहिए था। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है, तमिलनाडु ही है, यहाँ पे कोई ऑप्शन और होना चाहिए था। ठीक है, तो ये निर्यात तैयारी सूचकांक जो है जारी किया हुआ है अभी नीति आयोग का, इसमें तमिलनाडु ने जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है। ये 17 जुलाई को नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है श्री सुमन बेरी जी, उनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें तमिलनाडु जो है वो शीर्ष स्थान पर है, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है वो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर, गुजरात और हरियाणा चौथे और पांचवें स्थान पर है। बाकी जो ये निर्यात वाली रिपोर्ट है EPI 2022, ये रिपोर्ट के 4 स्तंभ हैं, जिसमें नीति या पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, निर्यात इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एवं निर्यात परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। इन 4 बेसिस पे क्या करती है, इनका जो है वो असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत और रूस। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, चीन ने हाल में ही दुनिया का पहला मीथेन संचालित जो है वो रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया हुआ है। ये इनके जुकेटो बाहर रॉकेट द्वारा ये पश्चिमी चीन के ज्यूकॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इन्होंने क्या किया है, उड़ान भरी है। वाहन का जो नाम है ये है ZUK-2। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रॉकेट ने एक परीक्षण पेलोड को क्या किया है, टेस्ट पेलोड को सूर्य समकालिक कक्षा में क्या किया है, सफलतापूर्वक पहुंचाया है। बाकी इस मीथेन से चलने वाले रॉकेट को मेथालॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह ईंधन के रूप में मीथेन और ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है। इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च किया है। तो मीथेन और ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ऑक्सीजन का ये उपयोग करता है। ठीक है, और इसमें क्या है, प्रोपेलेंट की पसंद और प्रदर्शन विशेषताएं मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट और पारंपरिक लॉन्च वाहनों के बीच क्या है, मुख्य अंतर है। जो प्रोपेलेंट है इसमें जो यूज किया जा रहा है वो क्या है, जो ट्रेडिशनल लॉन्च व्हीकल्स हैं उनसे डिफरेंट है। यहाँ पे मीथेन और तरल ऑक्सीजन का मिश्रण यूज किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं? ठीक है, ऑप्शन है 13 करोड़, 13.5 करोड़, 14 करोड़ और 14.5 करोड़। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, लगभग 13.5 करोड़ लोग जो हैं वो वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच में क्या है, बहुआयामी गरीबी से क्या किए हैं, बाहर निकले हैं। मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है उससे बाहर निकले हैं। ये रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग से ने जारी की है। उन्हीं के जो उपाध्यक्ष हैं श्री सुमन बेरी जी, उनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। बाकी ये जो राष्ट्रीय MPI है ये 12 SDGs जो संरेखित संकेतकों के आधार पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके आधार पर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर आयामों में अभावों को क्या करता है, ट्रैक करता है। जो यहाँ पर अभाव है इन सब चीजों के, उनके अभावों को क्या करता है, ट्रैक करता है। बाकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 में भारत में जो बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत था जो 24.85 था, ये वर्ष 2019-21 में 14.96 हो गया है। मतलब करीब 10% की इसमें कमी आई हुई है। बाकी शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी जो है वो तेजी से कम हुई है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट आई है। लगभग 3.43 करोड़ लोग जो हैं वो बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट के बारे में हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर शुरू हुई है? ठीक है, BIMSTEC बिम्स्टेक। ठीक, ऑप्शन है भारत, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन डी है। ये जो विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हो रही है ये थाईलैंड में आयोजित हो रही है। भारत के जो विदेश मंत्री जी हैं एस जयशंकर जी इस बैठक में भाग लेने वाले हैं। बाकी बिम्स्टेक के बारे में आपको बता दूं, इसकी स्थापना जो हुई थी वर्ष 1997 में
बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ की थी। इसका जो फुल फॉर्म है वो है बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी रीजनल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इस तरह से इसका जो है वो फुल फॉर्म बनता है। ये इसका एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सार्क, SAARC, सार्क, आसियान, उसके बाद से ये बिम्स्टेक, ठीक है। ये इनके फुल फॉर्म्स जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सदस्य देश भी इनके महत्वपूर्ण है। तो ये फुल फॉर्म्स आप लोग जब भी कभी आपको मौका मिले इनके फॉर्म्स आप लोग पढ़ के और इसको जो है याद कर लीजिएगा। बाकी दुनिया के लगभग 22% आबादी जो है वो बिम्स्टेक के सदस्य देशों में रहती है और इसका संयुक्त GDP जो है वो लगभग $2.7 ट्रिलियन का है, ठीक है। 22% आबादी जो है वो बिम्स्टेक के जो सदस्य देश है वहां पर रहती है। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा प्रतिनिधित्व है इसका विश्व स्तर पर, ठीक है। इस वजह से ये संगठन जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जो है ये बिम्स्टेक के क्या है, सदस्य देश हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2022 में कितने प्रतिशत DPT-3 टीकाकरण कवरेज दर्ज किया है। ये जो DPT टीकाकरण है, ठीक है, इसमें कितना कवरेज किया हुआ है। ऑप्शन है 91%, 93%, 85% और 89%। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। करीब 93% कवरेज जो है इस टीकाकरण में भारत ने प्राप्त किया हुआ है, ठीक है। ये DPT-3 जो है इसमें 3 टीके हैं, वो है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। इन तीनों का ये संयुक्त टीके है। इसके कवरेज 2022 में 93% पर थी, जबकि 2019 में ये 91 और 2021 में 85% के आसपास थी, ठीक है। बाकी वैश्विक टीकाकरण सेवाओं ने पिछले वर्ष की तुलना में 2022 में 4 मिलियन अधिक बच्चों को क्या किया है, कवर किया है। हर वर्ष की अपेक्षा 2022 में जो है वो 4 मिलियन अधिक बच्चों को क्या किया है, टीकाकरण किया गया है, ठीक है। इसके अलावा महामारी के दौरान जो कोविड-19 महामारी आई थी उसके दौरान टीकाकरण कवरेज में पर्याप्त गिरावट दर्ज करने वाले कुल 73 देशों में से 15 देश हैं वो महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच गए हैं और 24 देश जो हैं वो रिकवरी की राह पर हैं। जो कोविड आया था उस समय पर टीकाकरण का जो रेट था वो थोड़ा सा कम हो गया है, जिसमें से कई देश जो हैं वो अपने पिछले स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ देश जो हैं वो रिकवरी पे आ रहे हैं। इंडिया ने भी क्या किया है, रिकवर कर लिया है। 2019 में जो स्तर 91% था, इससे बढ़ के ये 93% पर आ गया है। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में स्वच्छ जल नवाचारों के लिए एनी पुरस्कार जीता है। आप सबको नाम बताना है। प्रोफेसर टी प्रदीप, अजय बंगा, डॉक्टर मनोज सोनी और प्रवीण सूद। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन है ए, प्रोफेसर टी प्रदीप, ठीक है। इनको ये जो है स्वच्छ जल नवाचारों के लिए एनी पुरस्कार दिया गया है, ठीक। डिटेल्स देखते हैं क्वेश्चन की। डिटेल्स हैं, IIT मद्रास के ये प्रोफेसर हैं। इन्होंने नैनो स्केल सामग्रियों का उपयोग करके किफायती और सतत स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए अपने काम के लिए एनी पुरस्कार इन्होंने जीता हुआ है। इनका काम जो है वो पानी से जहरीले प्रदूषकों को हटाने के लिए लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी को विकसित करने पर क्या है, केंद्रित है। उन्होंने उन्नत पर्यावरण समाधान के क्षेत्र में यह पुरस्कार जीता हुआ है, ठीक है, प्रोफेसर टी प्रदीप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस वित्तीय वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना रखा है। इस वित्तीय वर्ष अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 2023-24 चल रहा है, ठीक है। तो 2023-24 के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान रखा है। ऑप्शन है 6%, 6.2%, 6.4% और 6.7%। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये जो ADB ने भारत की विकास दर का अनुमान रखा है वो 6.4% का अनुमान रखा हुआ है, ठीक है। बाकी आपको पहले ही बताया था कि जितनी ये रेटिंग संस्थाएं हैं जो ग्रोथ रेट या आर्थिक वृद्धि दर के बारे में चर्चा करती हैं, तो आपको एक बार पता होना चाहिए कि किस संस्था ने देश की वृद्धि दर
कितनी रखी है, नीति आयोग ने कितनी रखी है, रिजर्व बैंक ने कितनी रखी है, विश्व बैंक ने कितनी रखी है, मूडीज ने कितनी रखी है, S&P ने कितनी रखी है, ये आपको पता होना चाहिए। परीक्षा के टाइम पे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और डिटेल है इसमें 2022-23 में जो भारत की अर्थव्यवस्था थी ये 7.2% से बढ़ी और 2024 में विकास दर 6.7 रहने की उम्मीद है। बाकी मुख्य मुद्रास्फीति जो है वो अत्यधिक ऊंची रहेगी। मुख्य मुद्रास्फीति में भोजन और ईंधन शामिल नहीं है, तो भोजन की कीमतें जो है और ईंधन की कीमतें इतनी अधिक नहीं बढ़ेंगी, लेकिन अन्य क्षेत्रों में क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, ऊंची दिखाई देगी। ठीक है। बाकी एडीबी ने एशिया में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुद्रास्फीति को इस वर्ष 3.6% और 2024 में 3.4% रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ऑप्शन है 83वां, 85वां, 80वां और 87वां। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट को 80वां स्थान मिला हुआ है। ये हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है ये विश्व के शक्तिशाली पासपोर्टों की रैंकिंग तैयार करता है। वर्ष 2023 में जो है वो भारत की रैंकिंग जो है 87 से 80 हो गई है। मतलब भारत का जो पासपोर्ट है वो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष और अधिक मजबूत हो गया है। और भारतीय नागरिक हैं जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, ये बिना वीजा के 57 गंतव्यों पर यात्रा कर सकते हैं। 57 कंट्रीज जो हैं उनमें भारतीय क्या है, बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। बाकी जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों का दावा करने के मामले में सिंगापुर ने क्या किया है, जापान को पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो सिंगापुर का है। ठीक है। और जो न्यूनतम स्थान पर है वो है अफगानिस्तान का पासपोर्ट। ठीक है। ये केवल 27 वीजा मुक्त देशों में यात्रा कर सकते हैं यहाँ पे लोग। और 103वें स्थान पर है जो दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट क्या हुआ है, दर्ज हुआ है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स हैं इसी क्वेश्चंस की। हेनले पासपोर्ट सूचकांक के बारे में, इसे 2006 में लॉन्च किया गया था और सूचकांक में 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्य जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है। प्रत्येक पासपोर्ट को गंतव्यों की कुल संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है, जहां वीजा धारक जो है वो मुक्त पहुंच सकता है। पासपोर्ट धारक जो है वो वीजा मुक्त पहुंच सकता है, विदाउट वीजा पहुंच सकता है। ठीक है। जिसमें सबसे पहले स्थान पर जो रहा है वो सिंगापुर रहा है और सिंगापुर के लोग करीब 192 देशों में क्या कर सकते हैं, बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर जर्मनी, इटली और स्पेन संयुक्त रूप से हैं, ये 190 देशों में है। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया और फिनलैंड है, ये 189 देशों में क्या कर सकते हैं, मुक्त यात्रा कर सकते हैं, वीजा मुक्त। और 80वें स्थान पर जो है वो भारत है, जो 57 देशों में क्या कर सकते हैं, भारतीय वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया है। पहले भी मैं आपको ये पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के बारे में बता चुका हूं। अभी हाल में एक और टेक्सटाइल पार्क इसी योजना के अंतर्गत शुरू हुआ है। बताना है कहाँ पे हुआ है। ऑप्शंस हैं राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। हाल में एक जो पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क है ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। महाराष्ट्र में भी ये 16 जुलाई को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अमरावती में प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। ये पीएम मित्र का फुल फॉर्म है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। ठीक। इसे 10,000 करोड़ के निवेश का आकर्षित होने और 3 लाख व्यक्तियों को रोजगार पैदा होने की क्या है इससे उम्मीद है। ये पार्क अकेले क्या करेगा, 10,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करेगा और करीब 3 लाख व्यक्तियों को क्या करेगा, रोजगार देगा। इसके अलावा भारत का जो पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क है वो तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। ठीक। थोड़ी सी डिटेल हमारे पास पीएम मित्र की है, ये देख लीजिए। ये सरकार ने वर्ष 2021 में 7 मेगा जो है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसमें कुल जो है वो 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। ये 5F, ठीक है, 5 और जो इंग्लिश का F होता है वो F, इसमें है फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। मतलब खेत से जो है वो फाइबर बनाया जाए, फाइबर फैक्ट्री में पहुंचे, फैक्ट्री से जो है वो
फैशन के आधार पर क्या हो, कपड़े वगैरह को का निर्माण हो, और फॉरेन मतलब फिर इनका निर्यात हो। ठीक है, तो ये 5 है, फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन विजन से ये क्या है, प्रेरित है। ठीक है, और पीएम मित्र पार्क के लिए साइटों का चयन जो है वो वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर चुनौती पद्धति द्वारा किया जाता है। ऑब्जेक्टिव जो मेजरमेंट्स हैं, जो ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके आधार पर क्या किया जाता है, इनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यौन स्वास्थ्यों के मुद्दों पर किशोरों के लिए एमपी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार और यूएनएफपीए द्वारा एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है। उस चैटबॉट का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है आस्क एनीथिंग, आस्क अबाउट योरसेल्फ, जस्ट आस्क, आस्क एक्सपर्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, जस्ट आस्क नाम से ये एमपी सरकार और यूएनएफपीए द्वारा एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये जो है चैटबॉट कब लॉन्च, 16 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम चैटबॉट जस्ट आस्क या खुल के पूछो लॉन्च किया है। ये चैटबॉट क्या करेगा, किशोरों और युवा वयस्कों के बीच सामाजिक मुद्दों को संबोधित करेगा। ठीक है, और यह यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों पर सटीक और सुलभ जानकारी क्या करेगा, प्रदान करेगा। इसमें 2 महत्वाकांक्षी रोड मॉडल ध्रुव और दृष्टि शामिल हैं, जो सरल और प्रासंगिक तरीके से क्या करते हैं, जानकारी कर देते हैं। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र वो मध्य प्रदेश सरकार का इनिशिएटिव है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ऑप्शंस है इटली, भारत, यूएसए और फ्रांस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये जो सम्मेलन है ये भारत में आयोजित किया जाना है 2023 में। ठीक है, ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि इसका आयोजन क्या है, इटली के बाहर हो रहा है। अभी तक इसका जो सम्मेलन होता था वो इटली में ही होता था। पहली बार यह सम्मेलन जो है इटली के बाहर हो रहा है और यह भारत में हो रहा है। इसका आयोजन 20 और 21 जुलाई को किया जाना है। शिखर सम्मेलन में साझा नियामक मंच संग्रह, ठीक है, राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन, वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक भी लॉन्च किया जाएगा और यह 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है। ठीक है, तो इसका सम्मेलन जो है वो 20 और 21 जुलाई को भारत में आयोजित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, बनाया है। ऑप्शंस हैं टेन वून हेयोंग, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, लिन डेन और ली चोंग वेइस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। ठीक है, इन्होंने ये सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया हुआ है, बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो इनका रिकॉर्ड है, इनने 565 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का क्या किया है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। गति जो रही वो कितनी रही, 565 किलोमीटर प्रति घंटा। यह उपलब्धि इन्होंने कोरिया ओपन 2023 में हासिल की है। इन्होंने क्या है, मलेशिया के शटलर हैं टेन वून हेयोंग को 493 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के स्मैश के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ठीक है, पिछला रिकॉर्ड जो था वो 493 किलोमीटर प्रति घंटा का था, इन्होंने नया रिकॉर्ड 565 किलोमीटर प्रति घंटा का बनाना है। बाकी बैककोर्ट, रैली, स्मैश, शटलकॉक, फॉल्ट और ड्राइव बैडमिंटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। ये आप लोग जब देखते हैं तो कई बार आपसे रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है या जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जाती है कि कौन सा खेल जो है वो कौन सा शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है। जैसे LBW है तो ये क्रिकेट से संबंधित है। आप लोग बोलते हैं कि बॉल डक कर दी इन्होंने, तो डक भी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। तो इस तरह से विभिन्न खेलों से जो संबंधित शब्द हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो ये बैडमिंटन से संबंधित शब्द इसमें लिखे हुए हैं, बैककोर्ट, रैली, स्मैश, शटलकॉक, फॉल्ट और ड्राइव। ठीक, ये जो है बैडमिंटन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द है। इनको आप लिख लीजिएगा या आपके पास कोई किताब अवेलेबल हो तो उनमें ये आप वहां से याद कर लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन जो है वो बन गया है, ऑफिस बिल्डिंग जो है वो बन गई है। ऑप्शन है पेंटागन, FCA US LLC मुख्यालय, एक्सचेंज 106 कुआलालंपुर,
और सूरत डायमंड बोर्ड्स। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये सूरत डायमंड बोर्ड्स जो है ये हाल में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग जो है वो बन गई है, गुजरात के सूरत में है ये। ठीक है, अब तक जो है जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी ये अमेरिकी पेंटागन थी, पेंटागन को पीछे छोड़ के ये सूरत डायमंड बोर्ड्स सबसे बड़ी बिल्डिंग बन गई है। ठीक है, ये धरती के 90% हिस्से यहाँ पर तराजे जाते हैं। सूरत जो जगह है वहां पर पृथ्वी पर जितने भी हीरे हैं उनका करीब 90% हीरे सूरत में ही तरासे जाते हैं। नए खुले सूरत डायमंड बोर्ड्स में 15 मंजिला कॉम्प्लेक्स शामिल है जो 35 एकड़ की भूमि पर बना है। इसे कटर, पॉलिशर और व्यापारियों सहित 65,000 से अधिक हीरे पेशेवरों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाएगा। हर तरह का हीरे से संबंधित जो भी पेशेवर हैं उनको एक ही स्थान पर हर तरह की सुविधाएं जो हैं मिल जाएंगी इस बिल्डिंग के खुलने के पश्चात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2024-25 अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद चुनावों के लिए अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की है। ठीक है, भारत इसमें क्या कर रहा है, उम्मीदवारी प्रस्तुत की है कि भारत भी इस चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा। आपको बताना है ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका जो है मुख्यालय कहां पर है। ऑप्शंस हैं पेरिस, जेनेवा, लंदन और दाहे। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। इसका मुख्यालय IMO अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है इसका मुख्यालय लंदन में है। ठीक है, डिटेल्स जो देख लेते हैं, डिटेल्स क्या है इसमें। ये क्या है, भारत में लंदन में असेंबली में 2024-25 द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद चुनावों के लिए श्रेणी बी के तहत अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की है। श्रेणी बी में अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि वाले देश जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है, जिसके लिए भारत ने अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की है। ठीक है, वर्तमान सदस्य जो हैं वो भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात इसके जो हैं वो सदस्य हैं। और वर्ष 1959 में भारत जो है वो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का सदस्य बना था। ठीक है, 1959 में। इसके अलावा कुछ डिटेल और हैं इसके बारे में, समुद्री संगठन के बारे में। यह एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग की सुरक्षा और जहाजों द्वारा समुद्री और वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है। जो समुद्र में जहाजों के साथ दुर्घटनाएं होती हैं, डकैती की इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो उनको सुरक्षा पहुंचाने के लिए और जहाजों द्वारा जो समुद्रों में प्रदूषण फैलता है उसकी रोकथाम के लिए ये संस्थान क्या है, जिम्मेदार है। इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 1958 में, मुख्यालय इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में, और इसके जो महासचिव हैं वो आर्सेनियो डोमिंगुएज इसके जो हैं वो महासचिव हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले 2 सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल कहां पर स्थापित किए जा रहे हैं। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, केरल और आंध्र प्रदेश में, गुजरात और तमिलनाडु में, कर्नाटक और तमिलनाडु में। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये जो 2 सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल हैं ये गुजरात और तमिलनाडु में स्थापित किए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा। ठीक है, ये क्या है, गुजरात को भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल जो है वो साइट मिलेगी और दूसरी तमिलनाडु को मिलेगी। डिजिटल इंडिया के तहत इस परियोजना का लक्ष्य देश भर के गांवों, जिला पंचायतों, स्थानीय प्रशासनिक निकायों, सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं को सस्ती, सुरक्षित और उच्च गति वाली इंटरनेट पहुंच प्रदान करना है। बाकी वन वेब भारत में 2 सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल स्थापित कर रहा है, एक गुजरात में और दूसरा तमिलनाडु में। वन वेब 648 उपग्रहों वाली एक लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह कंपनी है जिसका लक्ष्य वैश्विक संचार नेटवर्क बनाना है। ठीक है, तो भारत सरकार की सहायता से ये वन वेब जो है, वन वेब कंपनी जो है ये 2 सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल भारत के गुजरात और तमिलनाडु में बना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जो इसका आज के करंट अफेयर्स का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। हाल में नियुक्त तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑप्शन है न्यायमूर्ति आलोक अराघे, न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, न्यायमूर्ति सुभाषिस तालापात्रा और न्यायमूर्ति जो आशीष जितेंद्र देसाई। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, न्यायमूर्ति आलोक अराघे जो हैं ये तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा 4 अन्य उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, उड़ीसा उच्च न्यायालय में
सुभाषिस तालापात्रा और केरल उच्च न्यायालय में आशीष जितेंद्र देसाई जो है वो मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। कुछ डिटेल्स और है मुख्य न्याय के बारे में। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालयों में और न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाता है। ठीक है, बाकी इनको जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को भी अनुच्छेद 222 के तहत स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में इनका जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। बाकी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको केवल सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसकंडक्ट या अक्षमता, इनकैपेसिटी के लिए ही उस पद से हटाया जा सकता है, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। जो विधि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की है, वही विधि जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए भी है। और इनको हटाने के केवल दो आधार हैं, एक तो प्रूव्ड मिसकंडक्ट हो, सिद्ध कदाचार हो, या ये अक्षम हो, इनकैपेसिटेटेड हो इस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस में इतना ही है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एक बोनालू उत्सव भी चल रहा है, ये हैदराबाद में चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा हरेला पर्व है, ये उत्तराखंड राज्य में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो वहां के हैं उत्तराखंड के, वो काफी जो है इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस जो है ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। और नोटबुक LM नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नोट्स ऐप जो है वो गूगल ने क्रिएट किया है। AI पर बहुत सारे जो है एप्स आए हैं, चैटबॉट्स आए हैं, उन सब के आप लोग नाम देख लीजिएगा। ये आपके जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है और इससे मुझे लगता है कि एक आध क्वेश्चन जो है परीक्षा में जरूर आना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोगों ने अपने चैटबॉट्स जो है लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी आपसे कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।